नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेट आज की 16 अप्रैल 2025। दोस्तों, सुमित सर के फैमिली में एक मेडिकल इमरजेंसी आ रखी है, इस वजह से वो अभी सेशन को नहीं ले पा रहे हैं। बाकी चांसेस ये हैं, प्रोबेबिलिटी ये है कि वो मंडे से रिज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे पास में आज 3 आर्टिकल्स हैं। एक तो रहेगा कि हाइड्रोजन को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं एक सोल्यूशन के तौर पे। दूसरा हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के इंडिया में क्या रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं। और एक आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो स्टबल बर्निंग का इश्यू रहता है, जिसकी वजह से नवंबर मंथ में जो स्टबल बर्निंग होती है और एनसीआर वाले रीजन में पोल्यूशन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज 3 इश्यूज हैं, तीनों को देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला हम बात करेंगे हाउ गवर्नमेंटेलिटी exacerbates the problem of farmer stubble burning। गवर्नमेंटेलिटी क्या होती है वो सारी चीजें हम समझेंगे, कैसे ये स्टबल बर्निंग की तरफ पुश करती है फार्मर्स को। ठीक है, तो जीएस पेपर 3 के साथ इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये आर्टिकल लिखा है जेकब पे कोशी जी ने। ठीक है जी, बात कुछ ऐसी है कि हर नवंबर में हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, वहां पर ऐसा कोई साल नहीं जाता जब पोल्यूशन का क्लाउड ना देखने को मिले। ठीक है, जैसे ही मॉनसून विड्रॉ करता है तो उसके बाद में हवाएं इस तरीके से चलती हैं कि एक तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और दूसरा विंड्स पंजाब और हरियाणा से एनसीआर की तरफ मूव करने लग जाती है, जिसका नतीजा क्या होता है कि उसी टाइम पे स्टबल बर्न की जाती है और उसी टाइम पर एनसीआर वाले रीजन में ये स्मोकी क्लाउड क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा दिल्ली वाले रीजन में आपको बहुत सारे व्हीकल्स, पावर प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन डस्ट, ये भी बहुत बड़े कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स दिखेंगे, जिसकी वजह से पर्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन वहां पर बढ़ता चला जाता है। अब आपको पता ही है कि नवंबर मंथ में आते आते विंटर की एंट्री हो जाती है। और विंटर के मंथ्स में क्या होता है, एक टेम्परेचर इन्वर्जन का लेयर, मतलब इन्वर्जन का मैकेनिज्म भी डेवलप होता है। दैट मींस ग्राउंड लेवल पे आपकी ठंड होती है, टॉप लेवल पे जैसे जैसे जाते हो वैसे आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। जनरली क्या होता है, हाइट के साथ में टेम्परेचर ड्रॉप करता है, बट सर्दियों में उल्टा हो जाता है। और साथ ही साथ इसी के रिलेशन में आप क्या देखते हो कि ग्राउंड पे जो पॉल्यूटेंट इकट्ठे हो रखे हैं, वो पॉल्यूटेंट्स ऊपर जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी और बढ़ती हुई दिखती है। तो इस तरीके के हालात बन जाते हैं जैसे लगता है कि एक गैस चैम्बर बन गया हो। रही सही में हवाओं की स्पीड इतनी ज्यादा रहती नहीं है, तो वो जो पूरे पॉल्यूटेंट्स हैं वो वहां से निकल भी नहीं पाते, तो वहीं ट्रैप हो जाते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा कारण बनी हुई है दिल्ली में। और इसी वजह से फिर स्टबल बर्निंग को लेकर के हर साल कुछ ना कुछ बातचीत होती है। बट द पॉइंट इज कि यहां पर गवर्नमेंट जो पॉलिसीज चला रही है ना, वो पॉलिसीज फार्मर्स को पुश कर रही है इस तरीके से कि भाई आप स्टबल बर्निंग के अलावा किसी और पर रिलाय कर ही नहीं सकते। कैसे, वो हम पूरा डिटेल में समझेंगे। देखो, पर्टिकुलेट मैटर्स की अगर बात करें तो एनसीआर में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन रीजन्स में जो स्टबल बर्निंग होती है उसका तो एक कारण है। बाकी वहां की खुद की एयर क्वालिटी ऑलरेडी खराब है, कितना ज्यादा कंजेशन है, कितना ट्रैफिक वहां पे चलता है, इसमें कोई डाउट है नहीं। स्टबल बर्निंग हमारे यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में होती है। कब? जब खरीफ सीजन की कटाई होकर के रबी सीजन का शॉर्ट ड्यूरेशन बच जाता है। अब हमारे यहाँ पर क्या है कि अभी तक जो सॉल्यूशंस निकले हैं, जैसे हैप्पी सीडर और कई ऑप्शंस निकले हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। और वो कॉस्टली पड़ते हैं तो फार्मर्स उन पर रिलाई करने की बजाय जलाने पे ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि खरीफ सीजन की कटाई के बाद में स्टबल बर्न कर दो, फिर गेहूं की बुआई कर दो रबी सीजन के लिए। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर हमें एक स्टडी को कोट करते हुए देखना है। राइटर बताना चाह रहे हैं, कोरिलेशनल स्टडी हमने की कि कैसे स्टबल बर्निंग की वजह से पर्टिकुलेट मैटर की कंसंट्रेशन दिल्ली वाले रीजन में बढ़ जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके पीछे विंटर सीजन तो है ही, प्लस साथ ही साथ विंड्स की जो डायरेक्शन है, वो पंजाब से विंड्स जो हैं वो एनसीआर की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से आप देख लो स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन वहां पर पर्टिकुलेट मैटर के अंदर 54% तक चला जाता है। और हरियाणा से जो हवाएं चलती है वो 27% तक कंट्रीब्यूट कर देती है। कुल मिलाकर के पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का लेवल 12.44 यूनिट तक बढ़ जाता है। ये अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी वजह से स्टबल बर्निंग को लेकर के दिल्ली की सरकार भी कहीं ना कहीं बात बोलती रहती है, काम अलग है हुआ कि नहीं। अभी ये स्टडी जो है कैसे की गई, 2023 में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, आईआईटी कानपुर, दिल्ली, टेरी, इसके अलावा आप देख सकते हो एयरशेड कानपुर, इन्होंने मिलकर के एक स्टडी कंडक्ट की थी अक्टूबर से नवंबर 2022 के बीच में।
कि भाई स्टबल बर्निंग का कितना क्या रोल आता है। तो एयर क्वालिटी को खराब करने में ओवरऑल देखें, एवरेज निकालोगे ना आप, तो 20 से 40% तक कंट्रीब्यूशन स्टबल बर्निंग का चला जाता है। इसका मतलब ये एक अपने आप में है तो इशू, ये प्रॉब्लम तो है, पर इसको टैकल करने के लिए कितने एफर्ट किए जा रहे हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि परसेप्शंस तो बहुत सारे हैं कि भाई हाँ स्टबल बर्निंग फार्मर्स कर रहे हैं, इनको रोक देना चाहिए, ये बहुत गलत कर रहे हैं। सवाल यह है क्यों करते हैं, उसके लिए हमें फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। अगर फार्मर्स को कुछ बेनिफिट दिखेगा ना तो अपने आप ही वो स्टबल जलाना बंद कर देंगे। भाई सीधी बात है, आपके पास में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का जमाना चल रहा है, तो ऐसी टेक्निक्स तैयार की जाए जहां पर ये जो राइस की जो तूड़ी होती है या जो स्टबल्स हैं, जो डंठल होते हैं, इनका यूज किया जा सकता है कुछ ना कुछ नए नैनो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे प्रोडक्ट बनाने में। बट अगेन क्या गवर्नमेंट इस तरफ पुश कर रही है? आंसर है शायद आधे मन से भी नहीं कर रही। होता क्या है कि यहां पर एक ये जो स्टडी है, एक नई स्टडी जिसको पब्लिश किया है सुजीत रघुनाथ राव जी जंगदले और उनके साथ है जावेद एम शेख ने, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमृतसर से बिलोंग करते हैं। उनके द्वारा यह कहा गया कि ये स्टबल बर्निंग का जो ट्रेंड कंटिन्यू है, इसके पीछे गवर्नमेंटेलिटी एंड मार्केट फेलियर बहुत बड़ा कारण है। तो सबसे पहले हमें गवर्नमेंटेलिटी को समझना होगा। ये कॉन्सेप्ट फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट माइकल फोकॉल्ट ने दिया था। इनका यह कहना था कि जो भी इंस्टीट्यूशन पावरफुल होते हैं, उन पावरफुल इंस्टीट्यूशन के द्वारा किस तरीके की पॉलिसीज बनाई जा रही हैं जिसके चलते लोग अपने एक्शंस जो हैं वो आगे करते हैं। कई बार क्या होती है, सरकार चीजों के ऊपर कितना कि प्रेशराइज करके इंप्लीमेंट कराने की कोशिश नहीं करती, लोगों के ऊपर छोड़ देती है कि आपको जो ठीक लगे वो कर लो। तो लोग फिर सेल्फ पुलिसिंग करने लग जाते हैं, सेल्फ रेगुलेशन करने लग जाते हैं। तो ऐसे में तो भाई सीधी बात है, लोग यहां पर पर्टिकुलर बात कर रहे हैं हम फार्मर्स की, तो फार्मर वही काम करेंगे जिससे कि उनको बेनिफिट हो सके। ये अपने आप में गवर्नमेंट की आधी अधूरी अप्रोच का नतीजा है कि फार्मर्स फिर जलाने पे ही जाते हैं, फिर चाहे आपने शुरुआत कर दी हो। शुरुआत करो तो उसके लिए कुछ ऐसे मैकेनिज्म भी तो डेवलप होने चाहिए कि हाँ भाई, एक तो होता है कैरेट, एक होता है स्टिक, कि आप इंसेंटिवाइज करो तो फार्मर काम करेंगे, और जो नहीं कर रहा उसको पनिश भी तो करो। फिर यहां पर आपको ये अप्रोच लेने की जरूरत है। बट गवर्नमेंट क्या कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है जी, हमने तो हमारी तरफ सजेशन दे दिया, बाकी फार्मर्स को करना है। ये चीज फिर काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। आज अगर देखें तो जो बिहेवियर है फार्मर्स का, उसमें अगर चेंज लाना चाहते हैं, स्टबल बर्निंग को रोकना, फार्मर्स को जिस तरीके से वो एग्रीकल्चर मार्केट को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं उनमें हमें सपोर्ट करना, ये कई एस्पेक्ट्स हैं जिन पे काम करना होगा। ठीक है, अब यहां पर सवाल ये आता है कि क्या काम हो सकता है। अभी क्या है कि न्यू लिबरल पॉलिसीज में हम लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि सरकार जो है वो अभी मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में लगी हुई है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि एमएसपी सिस्टम हम लेकर के चलते हैं, इसमें मेन फोकस किस पे होता है? व्हीट और राइस पे। तो एमएसपी में जब सरकार एक अश्योरेंस देती है कि हाँ भाई आपका गेहूं और चावल है ये इस रेट में तो बिक ही जाएगा, ज्यादा में बिके तो बहुत बढ़िया, बाकी इस रेट में तो आपको मिल ही जाएगा। तो फार्मर भी ये सोचते हैं कि यार थोड़ा सा सेफ्टी लेकर के चले तो क्यों ना गेहूं चावल की खेती कर लें, यही ठीक रहेगा। तो अल्टीमेटली इसका नुकसान, आप मोनोक्रॉपिंग देखोगे, गिनी चुनी एक दो फसलों की खेती, जो कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है फार्मर्स को बेनिफिट दे, पर क्या लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी सॉइल क्वालिटी है वो डिक्लाइन करेगी, आप एक्सेस में फर्टिलाइजर यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो चीजें फिर बाद में फार्मर्स को बिना सोचे समझे चलने की वजह से एक अंधकार में फ्यूचर की तरफ पुश करती चली जाती है। और इसका नतीजा क्या होता है कि एक तरफ तो आपने गेहूं चावल उगा लिए, अब क्या है कि पंजाब और हरियाणा में आड़तियों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसको लेकर के पहले भी कई आर्टिकल्स आ चुके हैं, मैं आपको बता दूं 2021 में जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट हुए थे, उसके पहले ऐसे आर्टिकल्स बहुत आते थे। ठीक है, यही मुद्दा रहता था कि भाई मार्जिनलाइज हो रहे हैं फार्मर्स, बिचौलिए बीच में बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो उस चीज को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने लॉ भी लिए थे, पर उसको लेकर के प्रोटेस्ट हुए थे, तो अल्टीमेटली उनको फिर बाद में विड्रॉ करना पड़ा। वो एक अलग एस्पेक्ट है। खैर ठीक है, तो स्टडी ये कहती है कि एक साइकिल ऑफ मार्जिनलाइजेशन स्टार्ट होता है जहां फार्मर सीधा मार्केट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, फार्मर्स के पास में ऑप्शंस बहुत कम रहते हैं, तो राइस और व्हीट के अलावा कुछ और उगाते नहीं है, तो फिर वो सर्वाइवल की तरफ चले जाते हैं कि भाई कैसे भी करके हमें बचे रहें। तो फिर वही बात है, एमएसपी जिसका डिक्लेयर हो रहा है, गवर्नमेंट जिसको खरीदती है उसी की खेती कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक स्टडी होती है सेमी स्ट्रक्चर्ड रिव्यू इंटरव्यू, जिसमें पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो स्टडी करते हैं कि हाँ भाई आपका एक्चुअल में क्या सोचना है इस पर्टिकुलर
स्टबल बर्निंग को, चावल और गेहूं की खेती को लेकर के, क्योंकि राइस की खेती के जस्ट बाद में आप वीट की प्लोइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में राइस का और वीट के बीच का जो गैप है वो कम पड़ता है ना, इसी वजह से तो स्टबल बर्निंग का इश्यू आता है। तो इसको लेकर के स्टडी किया गया। तो इसमें ज्यादातर जो स्मॉल फार्मर्स थे, 2 से 5 एकड़ वाले, और एक दो कुछ ऐसे जो लार्जर लैंड ऑनर थे, मतलब ज्यादा एरिया के खेतों के ऑनर थे। तो उन्होंने फार्मर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश की। तो उसमें सबसे पहली चीज तो ये कि यूनियन गवर्नमेंट एमएसपी देती है, तो वीट और राइस पे प्रायोरिटी रखते हैं फार्मर्स। दूसरा, फार्मर्स को बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कैसे? एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि कोई भी स्टबल को बर्न करेगा तो उसके लिए उसको पनिश किया जाएगा, और वहीं पर जो ऑल्टरनेटिव्स दिए रखे हैं उसकी कॉस्टिंग ज्यादा है। तो आप तो दोनों तरफ से फार्मर की जान लेने पे आ गए। ये एक बड़ी एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बनी हुई है। तो फार्मर किधर जाए? एक तरफ कुआ, दूसरी तरफ खाई। ये सिनेरियो बना हुआ है। फार्मर्स जो हैं उनका एक ये भी कहना है कि एक तरफ तो जहां पर भारत है जो कि मोर और लेस रूरल कम्युनिटी है, उसको इंडिया की गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं करती जितना कि अर्बन इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है। तो वहां पर आपको एक बैलेंस लाने की जरूरत है। भाई शहरों के अंदर जितना पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो शहर भी तो उसके लिए जिम्मेदार हैं। उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन होता फिर टाइमली? इतने व्हीकल चल रहे हैं, इतना ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है। इसके अलावा स्टबल बर्निंग को अगर आप विलीफाई करोगे, उसको लगातार क्रिटिसाइज करोगे, तो आप ये बताओ ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को क्यों इग्नोर कर रहे हो? इस पर भी ध्यान दो। जो व्हीकल चल रहा है, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, साथ ही साथ जो बिचौलिए होते हैं, क्योंकि फार्मर का सीधा मार्केट एक्सेस नहीं होता, तो बिचौलिए इसका बड़ा फायदा उठा लेते हैं। और उसी में ये क्या करते हैं बिचौलिए? फार्मर्स को उधार चाहिए तो पहले उधार दे देंगे, फिर वो डेट ट्रैप में फंस गया फार्मर, अब उसको कहेंगे कि तेरा माल तू मुझे ही बेचेगा। फिर वो कहां जाएगा बेचारा? फिर वो बिचौलिए को बेचेगा, बिचौलिया फिर बाद में मार्जिन कमाएगा दबा करके। और इन बिचौलियों को हटाने के लिए ही वो फार्म लॉस लाए गए थे, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बट द पॉइंट इज वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गए, बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे उसमें। अब यहां पर फार्मर तो कम प्राइस के ऊपर बिचौलियों को बेचते हैं, पर बिचौलिया जाकर के बहुत सारा पैसा छापता है फिर आगे, ठीक है। डेट बॉन्डेज, ये मैंने बता दिया। फार्मर को अपनी खुद की रिक्वायरमेंट के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो जल्दी से बैंक पे जाना, और ये बड़ा हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। तो फिर वो बिचौलिए जो हैं, मनी लेंडर्स, उन्हीं से पैसा ले लेते हैं, और फिर उनके डेट ट्रैप में फंस जाते हैं कि भाई तू हमें ही बेचेगा, किसी और को बेच नहीं सकता तेरे जो फार्म के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा बीच में कमीशन एजेंट्स हैं, वो लगे रहते हैं कि भाई हमें रास्ता तो बता देंगे कि कहां पर तेरे को अच्छा भाव मिल जाएगा। मैनिपुलेशन का मामला हो गया, मार्केटिंग का एक बड़ा गजब का यहां पर खेल चलता है। नतीजा क्या होता है कि नेट इनकम में से फार्मर्स को बहुत कम पैसा मिलता है। साथ ही साथ एमएसपी चलो सरकार देती भी है, तो फार्मर्स का ये ब्लेम आ रहा है कि पिछले दशक में केवल 5% एमएसपी में राइज है, जबकि महंगाई और ये जो कल्टीवेशन का जो इनपुट लगता है, जो भी बीज है, खाद है, ट्रैक्टर, थ्रेशर, जो भी है, बोले ये कितना महंगा हो गया, उसके कंपैरिजन में बहुत कम हमें पैसा मिलता है। इसके अलावा स्टबल बर्निंग के लिए अगर जाएं तो आप खुद देखो कि जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ रही है। उसके लिए सोल्यूशन पे हमें काम करना होगा। कैसे? सबसे पहली चीज तो स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए हमें स्टबल से रिलेटेड या स्टबल बेस्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट तैयार करना होगा। इसका मतलब कि जो कुछ भी फार्म रेजिड्यूज बचते हैं, फार्म वेस्ट है, उसको हम यूटिलाइज करने की व्यवस्था करें। इससे क्या होगा? फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो फार्मर को कौन सा नुकसान है भाई? पैसा अगर कमाने की व्यवस्था स्टबल को बेचने से हो रही है तो वो बेचेगा, जलाएगा नहीं फिर वो। इसके लिए हमें वैल्यू चेन को बढ़ावा देने की जरूरत है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में हमें काम करने की जरूरत है, जैसे कि इनका यूज करके हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ प्रोडक्ट बना सकें, राइट। इसके अलावा एफिशिएंट मार्केट मैकेनिज्म हमें डेवलप करना होगा। अगेन वही बात कि जो बिचौलिए हैं वो ना उलझ जाएं वापस से इसमें। पता पड़ा कि गेहूं का दाना है वो भी बिचौलियों की वजह से बिक रहा है, गेहूं और चावल की जो तूड़ी है वो भी बिचौलियों की। गेहूं का तो चलो ठीक है, चारा खा लिया जाता है, बट चावल वाला है वो फिर बाद में बिचौलिए फायदे उठाने लग जाए, तो उसमें फिर एक प्रॉपर मार्केट इंटरवेंशन करने की जरूरत है, और ये चीज सरकार ही कर सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। इसके अलावा टाइमली इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए इन चीजों की, ऐसा नहीं कि हाँ बातें तो कर ली। और दूसरा, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे फिर वो सरकारी आदमी खुद हो, मार्केट के लोग हों, और इसके अलावा जो फार्मर खुद हो, इनकी एंगेजमेंट होनी चाहिए, तब जाकर के ये प्लान तैयार किया जाए। एक रेगुलेटरी इंटरवेंशन होने की जरूरत है, जिससे कि सबसे पहला काम तो ये हो कि स्टबल बर्निंग को रोका जाए। दूसरा कि परमिट इशू किए जाएं कि कहां पर स्टबल का क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा, कहां पर इकट्ठा होगा, एक मार्केट प्रॉपर पैरेलली तैयार कर दिया जाए। इसके अलावा स्टबल बेस्ड प्रोडक्ट को इंसेंटिवाइज किया जाए, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होगा, तो जॉब भी क्रिएट होगी, तो फार्मर्स को भी बेनिफिट है।
है जी। साथ ही साथ इसमें स्टेट एक्टर्स के बिना ये काम हो नहीं सकता, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। फार्मर्स को फेयर प्राइस मिलनी जरूरी है, तब जाकर के वो अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएंगे। होता क्या है कि ये बिचौलियों का जो आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर बना हुआ है कि भाई फार्मर जाएगा आड़ती के पास, आड़तिया जाएगा मार्केट में, तो ये चीजें बहुत हद तक टूटनी जरूरी है और इसमें स्टेट लेड एफर्ट्स ही काम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मैनर में प्राइसेस फाइनलाइज होनी चाहिए, इसके लिए फार्मर्स में अवेयरनेस भी होनी चाहिए, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फार्मर्स को प्रॉपर एजुकेशन मिलनी भी जरूरी हो जाती है। इसके अलावा फार्मर्स जो एस्पिरेशनल कंजम्पशन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि हमारे यहां पर गांव में आप जाओगे तो जो किसान कम्युनिटी होती है हर जगह पे स्टेटस को लेकर के बड़ा कंपटीशन रहता है कि किसने अपनी बेटी की शादी में ज्यादा पैसा लगाया, किसने किसी मंदिर के अंदर कितना पैसा चढ़ाया, XYZ बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। तो वो जो एस्पिरेशनल कंजम्पशन होता है ना, वो वैसे तो लिमिटेड इनकम वाले जो फार्मर्स हैं उनके लिए बड़ा खतरनाक होता है, बट इस चीज को एक्नॉलेज करना भी जरूरी है। अगेन फार्मर्स को प्रॉपर एजुकेशन देनी जरूरी है, ठीक है, वो भी जरूरी है। इसके अलावा एक कल्चरल चेंज लाने की जरूरत है, वो एक प्रोसेस के थ्रू ही हो पाता है। सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस में चेंजेस लाने की जरूरत है और इसमें रिलीजियस ग्रुप्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। धार्मिक जो संस्थान है वो लोगों को समझा सकते हैं कि भाई आप ऐसा करिए जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली ज्यादा प्रॉब्लम में ना आना पड़े, फालतू में कर्जा ना लेना पड़े। जब फालतू कर्जा नहीं लोगे तो आपको भी अपने आप बेनिफिट होंगे और इसमें आड़तियों के चक्कर में आप नहीं फंसोगे। ज्यादा कम से कम जो एस्पिरेशनल कंजम्पशन है उसमें जो नॉन एसेंशियल काम है जो जरूरी नहीं है, सर्वाइवल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, और नहीं भी करोगे तो भी आप जी लोगे, अच्छी जिंदगी जी लोगे, कम से कम उनके बारे में बताना जरूरी है। उनकी डीमार्केटिंग होनी चाहिए, उन चीजों को थोड़ा सा डाउन करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एआई रेगुलेशन से रिलेटेड। जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर टॉपिक से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तुलिका अवनी सिन्हा जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। वैसे बात ऐसी है कि इंडिया में एआई को रेगुलेट करने से क्या सिचुएशन हमने डेवलप कर रखी है, क्या सरकार अलर्ट है, क्या हमारे यहां पर कोई लेजिस्लेशन है, कमेंट करके बता दो, बाकी मैं आगे बता रहा हूं आपको, ठीक है। बात ऐसी है कि एआई को लेकर के हमारे यहां पर इतनी ज्यादा कहते ना कि गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्टनेस नहीं बढ़ती जा रही है। ग्लोबली अगर देखें तो पिछले कुछ समय के अंदर जहां एआई को लेकर के सोशल सेफ्टी, इंक्लूसिविटी और ह्यूमन राइट्स को लेकर के बातचीत होती थी, अब उसकी बजाय ज्यादा फोकस दिया जा रहा है कि कैसे हम एआई को लेकर के इनोवेशन ला सकते हैं और कैसे हम इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। और इन चीजों पर ध्यान देने के लिए कुछ कंट्रीज ने तो अपने यहां पर कानून भी बना रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, कोरिया, पेरू और यूएस, इन्होंने अपने खुद के लोकल लॉज बना रखे हैं। हाँ, जो बाइडन ने जो लॉ बनाया था उसको यूएस प्रेसिडेंट या फिर कहें एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था जो बाइडन का, उसको विड्रॉ कर दिया। बट द पॉइंट इज कहीं ना कहीं वहां की सरकार के द्वारा इनिशिएटिव तो लिया गया। इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनमें यूके, जापान, ब्राजील, कोस्टारिका, कोलंबिया, पाकिस्तान, इन्होंने अपने खुद के बिल्स तैयार कर रखे हैं एआई के रेगुलेशन से रिलेटेड। बस फर्क इतना सा है कि वहां की जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर है वो उनको कंसिडर करके पास कर दे। अब ऐसे में हमें समझने की जरूरत है कि ग्लोबल क्या अप्रोच चल रही है। देखो, एक तो ये है कि हर एक कंट्री कोई भी प्लान अगर लेकर के आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई भी नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उनका ये प्लान होता है कि भाई एक्चुअल में कंट्री की इंटेंशन क्या है, कैसे हम एआई को यूज करना चाहते हैं, क्या प्लान होना चाहिए, कितना बजट हम एलोकेट कर रहे हैं और क्या रोड मैप रहेगा फ्यूचर के हिसाब से। इन चीजों को देख करके फिर तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि अगर हम इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम एथिक्स को, इंक्लूसिविटी को और सस्टेनेबिलिटी को इग्नोर ना करें। इनको ध्यान रखते हुए फिर हम तैयार करें हमारा प्लान। आज देखो 85 कंट्रीज और अफ्रीकन यूनियन तक इन्होंने मिलकर के अपने ऑफिशियल कुछ ना कुछ एआई स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट रिलीज कर रखे हैं, खुद के कागजात तैयार कर रखे हैं सरकार ने कि हम क्या करने वाले हैं। बट वहीं पर इंडिया की बात करें तो हम थोड़ा डिफरेंट अप्रोच के साथ चल रहे हैं। ना तो हमने कोई ऑफिशियली डॉक्यूमेंट अप्रूव किया है, ना ही हमारी पार्लियामेंट ने कोई लेजिस्लेशन बनाया एआई को रेगुलेट करने से रिलेटेड। हमारे यहां पर गवर्नमेंट जो है वो कहते हैं ना कि एक मिशन को लेकर के एक तरीके से ओपन पड़ी है, एकदम खुला हमारा एक आइडिया चल रहा है कि भाई कैसे भी करके हम आगे कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट हो सकता है कि जब आप रिजिड कोई लॉ नहीं बनाते हो तो रेगुलेशन भी फ्लेक्सिबली हो सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज भी अथाह खुल सकती है आपके सामने। अभी हमारे पास में केवल नीति आयोग की तरफ से एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि 2018 में आ गया था, राइट। वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सजेशंस देता है कि कैसे हम मोरालिटी, एथिकल एस्पेक्ट, सस्टेनेबिलिटी, इनको ध्यान रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करते हुए देश को प्रोग्रेस करा सकते हैं। बट द पॉइंट इज वो केवल रिकमेंडेशन ही है। यहां पर सरकार
क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो सारा डिस्क्रिशनरी है, इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए प्लान नहीं डिसाइड हो रखा। तो ये एक अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी कि हमारे पास में कोई ये कहते ना कि सब्सटैंशियल कोई प्लेटफॉर्म है एआई को लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से, तो आंसर एब्सोल्युटली नॉट। अब देखो इंडिया का एआई मिशन है, उसमें हम 7 पिलर्स पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे कि इनोवेशन को बढ़ावा देना है, स्किल लेबर तैयार करनी है, सेफ एनवायरनमेंट तैयार करना है, ट्रस्ट वर्दी एआई इकोसिस्टम जिसके चलते हम जो भी एआई बेस्ड सिस्टम डेवलप करें तो उसका फायदा होते होते हमें कहीं नुकसान ना हो जाए। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो एल्गोरिदम्स होती हैं उसके बारे में जनरली लोगों को नहीं पता होता उसका क्या नुकसान हो सकता है। जैसे गिबली का भी ट्रेंड चला था, हर कोई अपनी फोटो अपलोड करके गिबली कर रहा है, ठीक है, पर उसके बाद में क्या क्लियर हुआ, मैंने भी वीडियो बनाया था कि भाई गिबली मत करो। क्यों? क्योंकि आपकी फेशियल जो रिकॉग्निशन है, आपकी आइरिस स्कैन होना, वो सारी चीजें एआई यूज करके पता नहीं कहां पर उस मैकेनिज्म का उस डेटा का यूज किया जा सकता है। तो लोगों में उस चीज को लेकर के इतनी अवेयरनेस नहीं है, डिस्कशंस नहीं है। फिर उसके बाद में जैसे सोशल मीडिया के थ्रू ये बातें फैली तो लोगों ने कम कर दिया, अब लगभग बंद ही हो गया वो चीजें, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे इनिशिएटिव फाउंडेशनल एआई मॉडल्स पे काम करने की जरूरत है, मोर और लेस हम इस पे काम भी कर रहे हैं, पाइपलाइन में ये चीज लगी हुई है। अब देखो एडवाइजरी ग्रुप है एक एक्सपर्ट्स का, उसने कुछ रिकमेंडेशन दी है कि भाई हमें एक प्रॉपर गवर्नेंस फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत है इंडियन एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। और उसके लिए क्या किया जा सकता है, देखो आपके पास में 85 से ज्यादा कंट्रीज के आइडियाज ऑलरेडी पड़े हैं, तो उनको देखो कि वो लोग कैसे कर रहे हैं और उसको देखो फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, फिर आप अप्लाई करो, फिर देखो होगा कि नहीं। बट पॉइंट इज हमारे यहां पर अभी इस चीज को लेकर के प्रॉपर क्लैरिटी नहीं दिखाई पड़ रही है। ऑफिशियल गवर्नेंस की बात करें, उसके अंदर आप लोग काम लोगे या फिर इंटरनल मैकेनिज्म्स को आप चेंज करोगे। मतलब मिनिस्ट्री के अंदर कोई काम हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है, तो वहां पर आप एआई का यूज करेंगे या फिर और कोई एस्पेक्ट आप सोचेंगे, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी इंडिया में अभी तक नहीं है। वहीं पर दूसरे बेनिफिट्स की अगर बात करें कि हाँ भाई आप इस तरीके से ओपन हो, केवल नीति आयोग की रिकमेंडेटरी अप्रोच के बेसिस पे आप काम करते हैं, तो एक तो ये बेनिफिट होता है कि आपके पास में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं तो उनको अडॉप्ट करने की क्षमता विद द टाइम डेवलप होती चली जाती है। साथ ही साथ जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ट्रेड, सिटीजन सेंटिमेंट, इन सब चीजों को देखें तो उसमें नुकसान भी होता है। कैसे? आप सोचो एआई है, कितना जल्दी अपने आप में नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए नए आइडियाज वहां पर इवॉल्व हो रहे हैं, तो वहां पर अगर आप रिजिड लॉ बना दोगे तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, आपको जल्दी से अलाउ नहीं करेगा कुछ भी चीजें नहीं करने से रिलेटेड, फिर बार बार आपको पार्लियामेंट में अमेंडमेंट ला करके इनको चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारी सरकार की जो अप्रोच है वो बेनिफिशियल भी है, बट वहीं दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक्स के टर्म में, ट्रेड, सिटीजनशिप, सिटीजन्स के सेंटिमेंट्स में, यहां पर एक गैप आप छोड़ते चले जा रहे हो। भाई सीधी बात है, आप जब अपने प्रॉपर लॉ नहीं बनाओगे तो फिर दूसरे देश का कोई भी प्रोडक्ट आपके देश में आके बिकेगा ना, तो आप उसको किस बेसिस पर रोकोगे, क्योंकि आपके पास में कानून ही नहीं है। तो ये चीजें फिर बाद में आपके लिए चैलेंजिंग हो जाती है। तो ऐसे में हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेने की जरूरत है। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को ध्यान रखते हुए लॉ मेकिंग पे ध्यान देना होगा। हमारा विजन, हमारी प्रायोरिटीज, कैपेसिटी, अचीवमेंट प्लान, माइलस्टोन, इनिशिएटिव, इन सबको ध्यान रखते हुए प्रॉपर लॉ एंड गाइडलाइंस इशू करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर हम इनिशिएटिव की बात करें, अभी के टाइम पे जनरली रिएक्टिव हैं। इसका मतलब कोई टेक्निक आ गई, कोई नया प्रोडक्ट आ गया, तो फिर सरकार जगेगी कि इसको यस करना है कि नो करना है। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, अगर पहले कानून बना दोगे तो इतना इवॉल्व हो जाएगा, फिर बार बार अमेंडमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है, राइट। तो ऐसे में एक प्लान ट्रेजेक्टरी के ऊपर हमें थोड़े चलने की जरूरत है, बट अगेन कंफ्यूजन वाली स्टेट बन सकती है ऐसी परिस्थिति में। इसके अलावा इंडिविजुअल लीडरशिप में आज के टाइम पे कितने सारे काम हो रहे हैं, तो वो सारा रिस्क भी फिर उस बंदे पे ही चला जाता है। वहीं पर एआई मॉडल की अगर बात करें तो एआई को रेगुलेट करने से रिलेटेड, तो यूएस, यूरोप, यूके और चाइना इनके अंदर ऑलरेडी बन चुके हैं। और इनमें फोकस क्या किया जा रहा है कि एक तरफ तो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच हो रही है, जैसे कि हम बात करें चाइना की, चाइना में बड़ा सेंट्रलाइज्ड मैनर में काम होता है, सारी चीजें वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो कवर करती है। वहीं पर यूएसए के अंदर कंप्लीट फेडरलिज्म का मैकेनिज्म काम करता है, जहां पर बहुत सारे स्टेट मिलकर के फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाते हैं। तो ऐसे में स्टेट्स को ज्यादा पावर दी हुई है किसी भी चीज को रेगुलेट करने से रिलेटेड, तो थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच वहां पर देखने को मिल जाती है। एआई यूसेज की बात करें तो एक हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो भी यूज करेंगे वो कहीं ना कहीं वेल्थ कंसंट्रेशन की तरफ तो जाने की स्कोप दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जहां पर लेबर काम करती है वहां पर मशीनों से काम करा करके ऑनर बहुत सारा पैसा अपने हाथों में ला सकता है। तो हमें वहां डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिस और अनफेयर आउटकम्स के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है।
पता पड़े कि सोचा कुछ और था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा फ्री छोड़ने में, और आउटकम हमें मिला कि पूरे देश के अंदर बेरोजगारी फैली हुई है, बात भी नहीं कर रहे लोग। साइबर सिक्योरिटी को लेकर के देखो चैटबॉट्स कितना ज्यादा मतलब बवाल मचा रखा है इन चीजों ने, ठीक है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए हमें स्किलफुल लेबर भी तैयार करने की जरूरत है, ये तो एम्प्लॉयमेंट में आपको ध्यान बार बार आता ही होगा। अब देखो, हमें आज के समय की बात करें तो एआई को लेकर के जो रिस्क है उनके लिए प्रोटेक्टिव लेयर हमारे पास में ना तो प्रॉपर क्लैरिटी वाली है, और इस टाइम पर कंप्लीटली वॉलंटरीली हम चीजें कर रहे हैं कि भाई आपको हम समझा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस ये रिस्क हो सकती है, तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ, ये वाला काम हो रहा है अभी फिलहाल इंडिया में। पब्लिक अवेयरनेस की बात करें, एल्गोरिदम मैंने गिबली वाला बताया, वो बहुत रेयर था। फिर ये तो चलो ठीक है कि हमारे यहां पर एक्टिवली अभी सोशल मीडिया पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन एक्सपेंड हो रही है, जो कि एक अच्छी बात भी है, ठीक है। और इसके अलावा हर एक सिटीजन की डायरेक्ट लाइफ पर इंपैक्ट करने वाले सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक सेगमेंट सीधा लाइफ में इंपैक्ट करता है। यहां पर एआई कैसे काम कर रही है, कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना लोगों को, क्योंकि लोग गुमराह हो सकते हैं, लोगों से गलत डिसीजन लिए जा सकते हैं, तो वो फिर पता नहीं लाइफ लॉन्ग डेंट दे जाए लाइफ में, ठीक है। इसके अलावा सिविक डिस्कोर्स होना चाहिए। क्या आज हमारे गांव में, क्या हमारे मोहल्लों के अंदर ये बातें हो रही हैं कि भाई हमें कौन सी एआई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हम यूज कर रहे हैं, किसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। क्या हम जॉब एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की बात करते हैं एआई की वजह से? बहुत रेयर होती है। क्या हम अभी भी एक तरीके से डेटा जो शेयर कर रहे हैं बिना सोचे समझे कहीं पर भी, उसको लेकर के अलर्ट है? आंसर इज नो। तो इन चीजों को लेकर के हमें थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि मामला प्रिवेसी का है, पता नहीं फ्यूचर में जाके आपको आज की लापरवाही कितना कॉम्प्रोमाइज करवा सकती है, ठीक है। आज के टाइम पे डिस्कशंस बहुत कम है, और वायलेंस कितने हो रहे हैं, सोशल हार्म्स कितने हो रहे हैं एआई की वजह से, ये आपसे छुपे हुए नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हमें थोड़ी ध्यान रखने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज, एआई गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत सारे कानून ऑलरेडी देशों में बने हुए हैं, तो उन वेरियस अप्रोचेस को देखते हुए हम ध्यान रखें और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उनको हम अप्लाई करें। जैसे कि हमने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ 2021-2023 का पारित किया, तो उसमें हमने क्या ध्यान दिया कि यूरोपियन यूनियन का जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट आया, उसको हमने देखा। चाइना का पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ है, उसको देखा। तो वहां से तो हमने आइडिया लिया कि हाँ, हमें एक इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में पावर रखने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट एक फेडरल कंट्री है, तो वहां पर डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। वहां पर सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच दे दी कि हाँ भाई, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, चाहे फिर वो बैंकिंग का है, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो वो सेपरेट सेपरेट अपने अपने हिसाब से रेगुलेशंस बनाएंगे, अलग अलग स्टेट्स अपने अपने लेवल पे। तो वहां पर डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। वहीं पर यूरोपियन यूनियन, चाइना, इन्होंने क्या प्लान किया है कि हाँ जी, हम जो भी काम करेंगे वो सेंट्रलाइज मैनर में होगा। तो जिस तरीके से हमने डीपीडीपी एक्ट तैयार किया ना, तो वैसा ही प्लान हमें एआई को लेकर के भी करने की जरूरत है, ठीक है। आज के टाइम पे जनरेटिव एआई कितना यूज करते हैं, जो डिफरेंट क्रिएटिव्स आपके सामने लेकर के आते हैं, जैसे आप गिबली यूज ऑलरेडी कर ही चुके हो, तो उसका हमें प्रॉपर यूटिलाइज करने की जरूरत है। इसमें हम हाइब्रिड मॉडल पे जा सकते हैं। इसका मतलब जो चीज सेंट्रलाइज करनी है वो सेंट्रलाइज, जो डिसेंट्रलाइज करनी है वो डिसेंट्रलाइज। मतलब सेक्टर वाइज भी रेगुलेशन हो जाए और ओवरऑल रेगुलेशन भी हो जाए, एग्जैक्टली वैसे जैसे कि हमने डीपीडीपी एक्ट 2023 तैयार किया है। एआई पॉलिसी तो कम से कम हमारे पास होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम शॉर्ट टर्म गोल्स को लेकर के। पॉलिसी अगर होती है ना, तो उसके इर्द गिर्द आप अपने चलते चलते आगे चलते रहो। पॉलिसी के अंदर मेन चीज ध्यान रखनी है, पब्लिक गुड कम से कम इंश्योर हो। कम से कम पब्लिक गुड तो इंश्योर हो ही, इसका मतलब ये था मेरा, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी अपने खुद के एनफोर्समेंट टूल तैयार करने में हेल्प करेगी। कल को एआई को रेगुलेट करने की बहुत ज्यादा तौबत आएगी, जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे में हम तैयार हैं भी कि नहीं, उसके लिए पॉलिसी हेल्प कर जाएगी। 85 के लगभग एआई पॉलिसी वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी है, सजेशन देने के लिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तैयार करो, क्या प्रॉब्लम है, राइट। इसके अलावा एआई को लेकर के हमारा प्रॉपर विजन होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, साथ ही साथ एथिकल गाइडलाइन भी हमें टाइम टू टाइम इशू करने की जरूरत है। ये कहने का मतलब कैरेट एंड स्टिक वाला कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करते चले जाइए, और ये बहुत ज्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बात आ रही है हाइड्रोजन फैक्टर की, कैसे हम हमारी पावर डिमांड्स को हाइड्रोजन फैक्टर से फुलफिल कर सकते हैं। जीएस पेपर 3 के एनर्जी वाले टॉपिक से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आरबी ग्रोवर जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है, ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है। देखो क्या कह रहा है, हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी नेट जीरो बने, मतलब हम हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करें, बट कार्बन एमिशन या फिर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन मिनिमाइज कर दें या जीरो कर दें, या फिर जितना एमिशन हो रहा है उसको ट्रैप या कैप्चर करने की व्यवस्था भी हम कर लें, ठीक है जी। तो इसमें बात हो रही है
कि हमें मैसिव इलेक्ट्रिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि हम डेवलप्ड इंडिया की तरफ जाएंगे तो लगातार एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ऐसे में हमें तैयारी करनी है कि हम फॉसिल फ्यूल से स्विच करें। अब सवाल ये आता है कि फॉसिल फ्यूल क्या केवल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज होता है, क्या इंडस्ट्री में नहीं होता? तो आंसर है यस, इंडस्ट्री में भी होता है। आज के टाइम पर ये हर कोई जानता है। अब हमें यहां समझने की जरूरत है कि जब हम इंडस्ट्री की तरफ मूव करते हैं तो वहां पर कोल में जहां पर कार्बन कंटेंट होता है उसको अगर हम हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दें तो कितना बेनिफिट हो सकता है। और हो भी रहा है ऐसा कि हम कोल पे जो डिपेंडेंसी इंडस्ट्री में उसको हम हाइड्रोजन की तरफ लेके जा रहे हैं। हाइड्रोजन से अच्छी खासी एनर्जी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। बट हमारा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कंटेक्स्ट क्या है पता है? कि हमारे पास में कई ऐसी पावर प्लांट की कैपेसिटीज हैं जो कि आपको एक्सेस में एनर्जी प्रोड्यूस करके देती है, जबकि कंजम्पशन आपका लो है। जैसे कि सर्दियों की बात करें तो उस टाइम पर क्या किया जाए? उस टाइम पर जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है दोस्तों, उसको आप कन्वर्ट कर दो हाइड्रोजन में, और हाइड्रोजन को आप स्टोर कर लो और फिर उसको यूज कर सकते हैं इंडस्ट्री में। सोचो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने का जो बैटरी वाला खर्चा है वो कम हुआ कि नहीं? सोचना, कमेंट करके जरूर बताना मुझे। चलिए आगे देखते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि स्टील इंडस्ट्री में जब कार्बन की जगह हम हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, तो नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी की तरफ अगर हम जाना चाहें तो वहां पर भी हम हाइड्रोजन की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया, यही तरीका मोर और लेस पूरा एक्सपेंडेड मैनर में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर पोर्शन में। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करना है डेवलप्ड इंडिया के हिसाब से, और नेट जीरो भी हमें अचीव करना है 2070 तक। और सही सही में हमारा 2047 तक हमारी इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी में न्यूक्लियर पावर को लेकर के टारगेट कर लिया है कि हम 100 गीगावाट तक हम टारगेट करें। बट न्यूक्लियर पावर की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वैसे तो हम सोलर, विंड, हाइड्रो जैसी बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, बट ये कितना रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे? हमें कहीं ना कहीं मिक्स की तरफ मूव करने की जरूरत है। वैसे देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर एक ऑल्टरनेट है, ये भी क्लीन एनर्जी की तरफ जाता हुआ एक सिग्नल है। बट यहां पर हमें देखना होगा कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एफर्ट्स क्या किए जा रहे हैं। अभी क्या है कि एक 700 मेगावाट का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसकी यूनिट तैयार की है, अनाउंस कर दिया है। इसमें 2 यूनिट तो है वो काकरापार गुजरात में और 1 यूनिट राजस्थान में। मोर और लेस मार्च 2025 में राजस्थान वाला तो कहते हैं ना कि तैयार भी हो चुका है, और हरियाणा में 2 और यूनिट आने वाली है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में अच्छी खासी स्ट्रेंथ तैयार हो जाएगी। बताया जा रहा है टोटल 26 यूनिट हमारे पास में हो जाएगी न्यूक्लियर एनर्जी की अगर बात करें। ठीक है, 10 रिएक्टर की बात 2017 में एनपीसीआईएल ने अनाउंस कर दी थी, वो लगातार उस पर काम चल रहा है। अब एडिशनल 10 के ऊपर और अनाउंसमेंट आ गया है। मतलब हम न्यूक्लियर एनर्जी को एक अच्छे ऑल्टरनेट के तौर पे यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बट न्यूक्लियर एनर्जी के साथ में कुछ चैलेंजेस हैं। वो क्या चैलेंजेस है वो हम देखते हैं। देखो, बहुत सारे हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे कि इंडियन रेलवे की हम बात करें, हमारे यहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन कितना ज्यादा हो गया रेलवे का आपको पता है। तो उनको खुद को अपने अपने कहते ना कि प्राइवेटली मतलब खुद के सेक्टर डिपार्टमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो चाहते हैं कि स्मॉल स्केल के ऊपर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स उनके लिए ऑपरेट करें। तो उसके लिए देखो हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड ऑलरेडी हैं। एनपीसीआईएल के पास में ये जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है ना, ये अच्छी खासी डेवलप्ड हो रखी है। तो इसके ऊपर अब लगातार काम हो भी रहा है, और अब ये कोशिश हो रही है कि 200 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जिनको हम आगे से बोलेंगे भारत स्मॉल रिएक्टर्स, छोटी साइज के एक रिएक्टर जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे या फिर पर्टिकुलर एक सेक्टर जैसे रेलवे की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए काम करते चले जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी जब हमारे पास में है तो इस चीज को थोड़ा सा हमें स्मॉल स्केल पे लेकर के आना है बस, और कुछ नहीं करना। इस पे हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी। इसके अलावा जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होते हैं उनके लिए जो भी आपको इक्विपमेंट और कंपोनेंट चाहिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने की क्षमता हमारी इंडस्ट्रीज की ऑलरेडी है। तो ऐसे में हम इस चीज में सेल्फ रिलायंट भी हो सकते हो। तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्फ रिलायंट होने का मतलब जियोपॉलिटिकल कोई भी टेंशन आए उसमें हम आराम से कहते हैं ना कि मूव ऑन कर सकते हैं, हम उस परिस्थिति को पास कर सकते हैं। अब यहां पर हमें देखने की जरूरत है कि हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वहां पर हम चाहते हैं कि कार्बन के एमिशन को हम मिनिमाइज करें। बट द पॉइंट इज कि हाइड्रो, न्यूक्लियर और सोलर का सेगमेंट हमारा बढ़ेगा। बट हमें ये देखना है कि सोलर और विंड है ना, ये तो इंटरमिटेंट सोर्स है। इसका मतलब कंटिन्यूअसली आपको मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं है। सर्दियों में हमारे यहाँ पर सनलाइट कम होगी तो सोलर कम हो जाएगी, हवा कम चली तो विंड का प्रोडक्शन कम हो गया। बट वहीं पर अगर आपको कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई चाहिए तो न्यूक्लियर आपके पास में बढ़िया ऑप्शन है, जो कि डिमांड और सप्लाई को पीक आवर्स के टाइम पे अच्छे से बियर कर सके। राइट, अब यहां पर हमें देखना होगा कि फिक्स जो फ्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट है कोल फायर प्लांट्स का, क्या हम यहां पर न्यूक्लियर प्लांट्स में भी वो अप्लाई कर सकते हैं? इसका मतलब सिंपल है। फ्लेक्सिंग का मतलब समझिए कि आप डाइवर्स डिमांड के टाइम पर डाइवर्स
मैनर में प्रोडक्शन करें। इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आप रख रहे हैं प्रोडक्शन में। भाई लोड अगर कम हो गया तो उसके हिसाब से पावर प्रोडक्शन भी कम हो जाए। ये चीज है ना, कोल पावर प्लांट्स के अंदर, थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर बड़ा इजीली कंट्रोल हो पाती है। बट वहीं पर हम ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाएं, लो कार्बन एमिशन की तरफ जाएं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें ये बैलेंस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। बट हमें क्या देखने की जरूरत है यहां पे कि क्या कॉस्टिंग यहां पर अलाउ करती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्रॉब्लम क्या आती है, देखो कि इसकी एक तो बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, पैसा बहुत ज्यादा लगता है। और जितना इजीली थर्मल पावर प्लांट में आप अपनी लो डिमांड के टाइम पे लो सप्लाई के लिए जा सकते हैं, लो प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हैं, उतना इजीली न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाना नहीं हो पाता। वहां पर कहीं ना कहीं जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगी। यहां पर देखो कि कैपिटल कॉस्ट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट की आपकी ज्यादा है कोल फायर पावर प्लांट के कंपैरिजन में, और जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट की कम मिलेगी। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, न्यूक्लियर पावर प्लांट की वेरिएबल कॉस्ट आपको कम मिलेगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि एक पावर प्लांट आपने बड़ा न्यूक्लियर वाला इंस्टॉल कर दिया तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, जब हमारे पास में प्रोडक्शन तो हो गया पीक आवर्स के अकॉर्डिंग, पर डिमांड हो गई लो, तो ऐसे में जो एक्सेस एनर्जी है उसका क्या किया जाए। उसके लिए एक बहुत ही गजब का आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दिया, जो मैंने बताया कि एक्सेस एनर्जी को आप हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लो, जरूरत पड़े तब उसको यूटिलाइज कर लो इंडस्ट्रीज के अंदर। कितना बढ़िया आउटकम है। ठीक है, तो यहां पर हमें टेक्नोलॉजिकली कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम फ्लैक्स करते हैं, कम डिमांड के हिसाब से कम प्रोडक्शन की तरफ लेकर के जाते हैं। और ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम पे डेवलप हो जाएगी, बट अभी के टाइम पे जो टेक्नोलॉजीज है उनका क्या किया जाए, उनको फिर हमें यूटिलाइज करना है, जिससे हम एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें और इकोनॉमिक सेंस भी उसका बने। तो इसका सही तरीका मैंने बताया कि आज के टाइम पर हाइड्रोजन की डिमांड अच्छी खासी है। इलेक्ट्रोलाइजर्स जो होते हैं जिनके बेसिस पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है, उनको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी उधर शिफ्ट कर दो, टेंशन ही खत्म। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोलाइजर्स को, स्टोरेज डिवाइस जो है इलेक्ट्रिसिटी को, उनके साथ कनेक्ट करो। आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने की अगर कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है तो हाइड्रोजन को स्टोर करने की कैपेसिटी कॉस्टिंग कम आएगी। तो जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है उसको यूज कर लो हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर करने में। फर्दर फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को इनको यूज करने में आप सप्लाई दे दो, कितना बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, इससे हमारी जो लो कार्बन सोर्सेज हम डेवलप करना चाह रहे हैं उस पर भी जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और यहां पर बताइए कि हमें थोड़ा सा टेक्निकली समझने की जरूरत है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि लो कॉस्ट इक्विपमेंट आपके हो जाते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो लो कॉस्ट इक्विपमेंट होता है, इतना ज्यादा महंगा नहीं होता है। दूसरा, हाइड्रोजन प्रोडक्शन आप कर ही लोगे एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करने के लिए, तो एनर्जी स्टोर हो गई, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही सकता है भाई। पहला जो लॉ है आपका एनर्जी वाला, उसके बेसिस पे अब हमें यहां पर थोड़ा सा और आगे की समझने की जरूरत है। जनरली आप देखते हैं कि जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो सोलर या विंड जैसी रिन्यूएबल एनर्जी के आधार पर प्रोड्यूस जो हाइड्रोजन होती है उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा हमें इस सर्टिफिकेशन स्कीम के ऊपर काम करने की जरूरत है, जिसका ड्राफ्ट ऑलरेडी रेडी हो चुका है। इसमें क्या प्रोविजन किया जा रहा है कि अगर 1 किलोग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में 2 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो, समझ रहे हो, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में 2 किलोग्राम आपकी कार्बन एमिट होती है, तो उसको आप ग्रीन एनर्जी की डेफिनेशन में दे सकते हैं, या फिर लो कार्बन ग्रीन एनर्जीज को बोल दिया जाएगा जब ये स्कीम आ जाएगी सर्टिफिकेशन वाली। इससे बेनिफिट क्या होगा कि ओवरऑल अगर आप कॉस्टिंग उठा करके देखोगे, ठीक है, ओवरऑल अगर आप कॉस्टिंग उठा करके देखोगे कि भाई जब कभी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए आपने सोलर एनर्जी, सोलर पावर प्लांट या फिर विंड पावर प्लांट आपने डेवलप किया, तो उसको भी तो तैयार करने में कुछ ना कुछ एनर्जी आपने कंज्यूम की होगी ना। तो वहां से एमिट हुई ग्रीन हाउस गैस, और दूसरा यहां पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्टली कितनी ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रही है, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो वो मोर और लेस आपको कंपेरेबल दिखेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर हाइड्रोजन का 1 किलोग्राम प्रोड्यूस करने में 2 किलोग्राम तक कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो, तो उसको आप कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी वाले या ग्रीन सेगमेंट में आप कंसीडर करिए। इससे क्या होगा कि जो एमिशन जनरली सोलर पावर प्लांट और विंड पावर प्लांट को लगाने में हो चुका है, वो आप अभी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में कार्बन एमिट करके कर रहे हो, तो दोनों के बीच में बैलेंस है, दोनों का इक्वल कंपैरिजन हो सकता है। तो ऐसे में हम
थोड़ा सा कार्बन को भी यूज करके, लो कार्बन कैपेसिटी या लो कार्बन कंजम्पशन को यूज करके हाइड्रोजन की तरफ मूव कर सकते हैं, तो इसको आप अलाउ करो, इसको लो कार्बन हाइड्रोजन बोला जा सकता है। तो क्यों ना हम लो कार्बन हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ स्विच करें। इसको लेकर के सर्टिफिकेशन स्कीम जो है वो ड्राफ्ट रेडी है। तो हमें कुछ चीजों को चेंज करने की जरूरत है। क्या है? एक तो हमें इस प्रॉपर सिनर्जी लाने की जरूरत है। क्या? कि जब हमारे पास में एक्सेस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो तो उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास में हाइड्रोजन की व्यवस्था है। हाइड्रोजन में स्टोर करो और बैटरी कैपेसिटी डेवलप करो। एक तो ये। दूसरा, इनके द्वारा ये बताया गया कि जो हम टेक्सोनोमी डेफिनेशन यूज कर रहे हैं उनको हमें थोड़ा सा ग्रीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लो कार्बन हाइड्रोजन कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो फिर हैवी इंडस्ट्रीज में यूज होने वाला गजब का फ्यूल आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल होगा, और वो भी ऑन डिमांड, जब चाहो तब यूज करो। तो ये अपने आप में आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ही अच्छे सजेशंस थे, सोचा डिस्कस करें। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।